नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं कीर्ति वर्मा आपका अपने YouTube चैनल जीके विद कीर्ति वर्मा पर स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पुरातात्विक साक्ष्य। इन्हें पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं। फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियोस में एक टॉपिक स्टार्ट किया था जो था सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। हमने उसमें हिस्ट्री के 3 मेन सोर्सेज के बारे में पढ़ा था जो थे साहित्यिक साक्ष्य, विदेशियों के वृत्तांत और पुरातात्विक साक्ष्य। पहले की वीडियोस में हम साहित्यिक साक्ष्य, विदेशियों के वृत्तांत को पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पुरातात्विक साक्ष्य। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य यानी कि वे साक्ष्य हैं जिससे हमें साहित्यिक साक्ष्य और विदेशियों के वृत्तांतों के अलावा हमें इतिहास के बारे में जानने को मिलता है। पुरातात्विक साक्ष्यों के अंतर्गत हम कौन कौन सी चीज़ों को शामिल करते हैं, मतलब कि पुरातात्विक साक्ष्य हम किन किन चीज़ों को कह सकते हैं, वो कौन कौन से देखते हैं। सिक्के, अभिलेख, मूर्ति, चित्रकला, स्मारक, भवन, स्तूप आदि, ये सभी पुरातात्विक साक्ष्य ही होते हैं जो कि इतिहास को जानने में हमारी मदद करते हैं। तो पहले हैं सिक्के। देखिए, सिक्के इतिहास को जानने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कई शासकों का तो सारा इतिहास ही अगर हमारे सामने आया है तो वह सिर्फ और सिक्कों की वजह से आया है। तो सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सिक्कों के अध्ययन को न्यूमैस्मेटिक्स इंग्लिश में बोलते हैं और मुद्रा शास्त्र हिंदी में कहते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं तो मुद्रा शास्त्र या न्यूमैस्मेटिक्स कहते हैं। फिर है पंचमार्क्ड या आहत सिक्के। देखिए, जो पुराने टाइम में सिक्के होते थे उन्हें पंचमार्क्ड या आहत सिक्के कहा जाता था। तो इन्हें आहत सिक्के क्यों कहा जाता था या फिर आहत सिक्के कौन से होते हैं? भारत के वे प्राचीनतम सिक्के जिन पर केवल चिन्ह अंकित होते थे, यानी कि जिन पर केवल चिन्ह होते थे लेकिन उन पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं होता था, उन्हें पंचमार्क्ड या आहत सिक्के कहा जाता है। ऐतिहासिक ग्रंथों में इन्हें करशापन भी कहा जाता है। आहत सिक्कों को करशापन कहा जाता है ऐतिहासिक ग्रंथों में। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये मोस्टली चांदी के बने होते थे। प्राचीन समय में बहुत से सिक्के, ज़्यादातर सिक्के चांदी के बने होते थे, इसलिए उन्हें करशापन कहते थे। आगे है शासकों की आकृति वाले सिक्कों का सर्वप्रथम प्रचलन किसने किया? जैसे कि सिक्कों पर जो शासक होते थे उन्होंने अपनी अपनी आकृतियाँ उत्कीर्ण करवा रखी थी। तो इन सिक्कों का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया था? इन सिक्कों का सर्वप्रथम प्रचलन किया था हिंद यूनानी शासकों ने। और इनमें कौन कौन से शासक थे? शक, पहलू, कुषाण। ये तीनों वंश के शासक ऐसे थे जिनका सारा इतिहास ही सिक्कों पर आधारित है। यानी कि अगर हमें इनके बारे में कुछ पता है तो हमें सिर्फ और सिर्फ इनके बारे में सिक्कों के माध्यम से ही पता है। तो इन सिक्कों की शुरुआत किसने की थी? हिंद यूनानी शासकों ने की थी। शासकों की आकृति वाले सिक्कों की शुरुआत। आगे है भारत में सबसे पहले स्वर्ण सिक्के किसने चलाए? भारत में सबसे पहले स्वर्ण सिक्के चलाए थे हिंद यूनानी शासकों ने, यानी कि इन्होंने ही सबसे पहले स्वर्ण सिक्के चलाए थे। सोने के सिक्कों से पहले कौन से सिक्के चलते थे? चांदी के सिक्के, जिन्हें कि करशापन भी बोला जाता था। लेकिन सबसे पहले स्वर्ण सिक्के चलाए थे हिंद यूनानी शासकों ने। अब यहाँ देखिए, सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी कुषाणों ने और सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी गुप्तों ने। देखिए, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें क्वालिटी की बात की गई है। ऊपर वाले में किसकी बात की गई है? क्वालिटी की। जैसे कि गोल्ड की क्वालिटी को हम कैसे मापते हैं? कैरेट में मापते हैं। तो ठीक उसी तरह जो सबसे शुद्ध, जो सबसे बेस्ट क्वालिटी के सिक्के किसने चलाए थे? कुषाणों ने चलाए थे। और जो सबसे अधिक, यानी कि क्वांटिटी की बात है, यहाँ पर क्वालिटी की बात है और यहाँ पर क्वांटिटी की बात है। सबसे अधिक सिक्के किसने चलाए थे? गुप्त शासकों ने चलाए थे। इसके अतिरिक्त एक और पॉइंट नोट डाउन करने वाला है जो कि मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। समुद्रगुप्त के एक सिक्के पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। तो आपसे कई बार पूछ भी लिया जाए कि ऐसा कौन सा शासक है जिसे उसके सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, तो वह कौन है? समुद्रगुप्त है। और समुद्रगुप्त को क्या बोला जाता है? भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन कौन है? समुद्रगुप्त है। और उसके सिक्कों पर, कई बार सिक्कों पर अश्वमेध पराक्रम शब्द भी उत्कीर्ण मिलते हैं।
अब है रोमन सिक्के। रोमन सिक्के हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? अरिकामेडू से। अरिकामेडू एक जगह का नाम है जहाँ से हमें रोमन सिक्के मिले हैं। अब हमने सिक्कों के बारे में पढ़ा कि सिक्कों से हमें इतिहास के बारे में कुछ कुछ पता चलता है। यह भी हमें इतिहास के बारे में बताने में हमारी मदद करते हैं। यह भी एक पुरातात्विक साक्ष्य है। अब हम पढ़ेंगे अभिलेख और शिलालेख। अभिलेख और शिलालेख क्या होते हैं? प्राचीन समय में जो शासक होते थे वो शिलाओं पर यानी कि पत्थरों पर या फिर स्तंभों पर अपने कायदे कानून, नियम या फिर कोई भी उन्हें नई घोषणा करनी होती थी तो उसे उत्कीर्ण करवा देते थे। तो उन्हीं को हम अभिलेख और शिलालेख कहते हैं। ये अभिलेख और शिलालेखों के माध्यम से हमें इतिहास के बारे में कैसे पता चलता है? इनसे भी हमें पता चलता है कि उस समय की शासन व्यवस्था कैसी थी, शासक क्या क्या नियम बनाते थे, धर्म कैसा था, कैसी लोगों की अर्थव्यवस्था थी। तो ये सब हमें किससे पता चलता है? अभिलेख और शिलालेख से। तो पहले देखते हैं सबसे प्राचीन अभिलेख। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है? वो है बोगजगोई अभिलेख। इसे हम एशिया माइनर भी बोलते हैं। कौन से अभिलेख को? बोगजगोई अभिलेख। यह 1400 ईसा पूर्व का है। यह हमारा सबसे पुराना अभिलेख है जो कि 1400 ईसा पूर्व का है। इस अभिलेख से हमें क्या पता चलता है, इस अभिलेख से हमें क्या जानकारी मिलती है वो देखते हैं। इस अभिलेख से हमें आर्यों के ईरान से पूर्व की ओर आने के साक्ष्य मिलते हैं। देखिए हम सबको पता है कि हमारे पूर्वज कौन थे? आर्य। तो इससे हमें पता चलता है कि आर्य ईरान की तरफ से होके आए थे। वो मेन भारत के नागरिक नहीं थे, वो पहले ईरान के पूर्व से होकर भारत में आए थे और सिंधु नदी घाटी में बसे थे। यह कौन से अभिलेख से पता चलता है? एशिया माइनर से। अब है महास्थान तथा साहगोरा अभिलेख। महास्थान तथा साहगोरा अभिलेख चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल से संबंधित है। महास्थान अभिलेख में बताया गया है सूखे से पीड़ित प्रजा का वर्णन किया गया। कौन से अभिलेख में? महास्थान में। और दोनों ही किसके काल के हैं? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। और साहगोरा के अभिलेख से हमें पता चलता है चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था के बारे में। फिर इसके बाद है अशोक के अभिलेख कौन सी लिपि में लिखे गए? देखिए अशोक के अभिलेख किसी एक लिपि में नहीं लिखे गए हैं, वे ब्राह्मी, ख्रोष्टी, ग्रीक और अरमाइक लिपि में लिखे गए हैं। ब्राह्मी, ख्रोष्टी, ग्रीक और अरमाइक लिपि। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो यह 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। और किस लिपि में लिखित अभिलेख था वो था ब्राह्मी लिपि में लिखित अभिलेख। ब्राह्मी लिपि में लिखित अभिलेख जिसे कि जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा था, वह किसका अभिलेख था? अशोक का अभिलेख था। अब है आगे के अभिलेख हैं। आगे के जो अभिलेख हैं उनमें हम बताएंगे कि कौन सा अभिलेख किस शासक से संबंधित है और वह अभिलेख हमें किसके बारे में बताता है। पहले है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख समुद्रगुप्त से संबंधित है। यह अभिलेख समुद्रगुप्त से संबंधित है। इसको उत्कीर्ण किसने किया था? राजकवि हरिसेन ने। राजकवि हरिसेन कौन था? समुद्रगुप्त का राजकवि था। हरिसेन समुद्रगुप्त का राजकवि था। इसने इस अभिलेख को उत्कीर्ण किया था, प्रयाग प्रशस्ति को, और इसको उत्कीर्ण करवाया था सम्राट अशोक ने। समुद्रगुप्त का वंशज था सम्राट अशोक, तो इसको उत्कीर्ण करवाया था किसने? अशोक ने। फिर हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग शासक खारवेल से संबंधित है। जो कलिंग पहले उड़ीसा को बोला जाता था, तो वहाँ का राजा कौन था? खारवेल। उससे संबंधित अभिलेख है हाथी गुम्फा अभिलेख। इससे हमें किस चीज़ का पता लगता है कि खारवेल जैन मतावलंबी था, यानी कि वह जैन धर्म को मानता था। तो वो कौन सा शासक था? खारवेल। और किस अभिलेख से हमें इसके बारे में पता चलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख से। आगे है नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख किससे संबंधित है? गौतमी पुत्र शतकर्णी से। गौतमी पुत्र शतकर्णी से। इसे क्या कहा जाता है? ब्राह्मणों का संरक्षक भी कहा जाता है और एक अद्वितीय ब्राह्मण भी कहा जाता है। मतलब कि किसको बोला जाता है? ब्राह्मणों का संरक्षक या फिर अद्वितीय ब्राह्मण गौतमी पुत्र शतकर्णी को। आगे गिरनार अभिलेख। गिरनार अभिलेख को रुद्रदामन से संबंधित है। ये गिरनार या जूनागढ़ का अभिलेख भी बोल सकते हैं इसको।
यह रुद्रदामन से संबंधित है, जिसमें किस चीज़ का वर्णन है? सुदर्शन झील की जीर्णोद्धार की चर्चा है। सुदर्शन नाम की एक झील है जिसके जीर्णोद्धार की चर्चा किस अभिलेख में है? गिरनार अभिलेख में। और इसको उत्कीर्ण करवाया है। फिर यह किससे संबंधित है? रुद्रदामन से संबंधित है। इसके बाद है भित्री अभिलेख। इसको स्कंदगुप्त से संबंधित माना जाता है। या तो ये स्कंदगुप्त ने ही उत्कीर्ण करवाया, नहीं तो ये संबंधित किससे है? स्कंदगुप्त से है। और इस अभिलेख से हमें क्या पता चलता है? हुनों के आक्रमण की चर्चा इस अभिलेख में की गई है। हुन उस समय की एक जाति थी जो बार बार आक्रमण करती थी, तो उसके आक्रमण की चर्चा किस अभिलेख में की गई है? भित्री अभिलेख में की गई है, जो कि स्कंदगुप्त से संबंधित है। आगे है एरन अभिलेख। एरन अभिलेख भानुगुप्त ने उत्कीर्ण करवाया था, यह भानुगुप्त से संबंधित है और इससे हमें सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य मिलता है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सती प्रथा का हमें प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो हमें एक अभिलेख से मिलता है। और कौन से अभिलेख से मिलता है? तो एरन अभिलेख से मिलता है। और ये एरन अभिलेख संबंधित किससे है? भानुगुप्त से संबंधित है। आगे ग्वालियर प्रशस्ति। ग्वालियर प्रशस्ति भोज परमार से संबंधित है। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन II से संबंधित है। पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। फिर देखिए हमने सिक्के भी पढ़े, अभिलेख भी पढ़े। अभिलेखों में हमने पढ़ा कि कौन सा अभिलेख किस शासक से संबंधित है और उसमें किस चीज़ के बारे में बताया गया है। अब पढ़ेंगे हम स्मारक भवन। देखिए स्मारक भवन, किले, स्तूप, इनसे भी हमें इतिहास के बारे में पता चलता है। तो अभी हम इन्हें पढ़ना शुरू करते हैं। स्तूप। देखिए स्तूप की पहली चर्चा हमें ऋग्वेद में मिलती है। स्तूप कैसे होते हैं? स्तूप देखिए पहली बात तो ये ज़्यादातर मध्य प्रदेश में मिलते हैं और यह बौद्ध धर्म से संबंधित होते हैं। तो इनकी पहली चर्चा कहाँ से मिलती है? हमें ऋग्वेद से मिलती है। तो कुम्भराहार एक जगह है, यह बिहार में है। तो इससे हमें क्या, यहाँ पे हमें क्या मिला है? चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के अवशेष मिले हैं। जो चंद्रगुप्त मौर्य, उनकी राजधानी मतलब कि राज्य मगध था, राजधानी पाटलिपुत्र थी, तो ये सब बिहार में ही तो था। तो वहाँ से हमें चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रासाद के अवशेष कहाँ से मिले हैं? कुम्भराहार से मिले हैं। फिर है अशोक। सम्राट अशोक ने बराबर की पहाड़ियों में 3 गुफाओं का निर्माण करवाया और उन्हें आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों को प्रदान किया। बराबर की पहाड़ियों में 3 गुफाओं का निर्माण किसने करवाया? अशोक ने। और किस संप्रदाय के लिए करवाया? आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों या फिर आजीवक संप्रदाय के साधुओं के लिए। वे 3 गुफाएं कौन कौन सी थी? सुदामा गुफा, करण चौपड़, विश्व झोपड़ी। इन 3 गुफाओं का निर्माण किसने करवाया? अशोक ने। आगे है दशरथ। दशरथ पहले देखते हैं दशरथ था कौन? अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? दशरथ। देखिए वो दशरथ नहीं है जो श्री राम के पिता थे, यह अशोक का उत्तराधिकारी दशरथ है। इसने भी 2 गुफाओं का निर्माण करवाया नागार्जुनी पहाड़ी में और आजीविक संप्रदाय के अनुयायियों को प्रदान किया। वो गुफाएं कौन सी थी? लोमश ऋषि और गोपिका। लोमश ऋषि और गोपिका, इन दोनों गुफाओं का निर्माण किसने करवाया? अशोक के उत्तराधिकारी दशरथ ने। अब है अंकोरवाट मंदिर। देखिए अंकोरवाट मंदिर आपसे पूछ लिया जाए कहाँ स्थित है, तो अंकोरवाट मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। और बोरोबुदुर मंदिर कहाँ स्थित है? जावा में। यह 9वीं सदी में निर्मित हुआ था। कौन सा मंदिर? बोरोबुदुर मंदिर। और ये किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। फिर है मूर्तियाँ और चित्रकला, मतलब कि इसके अतिरिक्त स्मारक भवन और जो हमने सिक्के और अभिलेख और शिलालेख पढ़े हैं, इसके अलावा मूर्तियाँ और उस समय की चित्रकला से भी तो हमें इतिहास के बारे में पता चलता है, तो वो देखते हैं। तो बौद्ध प्रतिमाएं हमें कहाँ से प्राप्त हुई हैं? भरहुत, बोध गया और सांची। इन तीनों जगह से हमें क्या प्राप्त हुए हैं? बौद्ध प्रतिमाएं मिली हैं। अब मूर्ति निर्माण की उस समय में कौन सी शैलियाँ प्रचलित थी? क्योंकि मूर्ति निर्माण तो होता था ना उस समय में, तो उसमें मूर्ति निर्माण की कौन सी शैलियाँ प्रचलित थी? तो वो कौन सी थी? गांधार तथा मथुरा निर्माण कला। गांधार तथा मथुरा निर्माण कला उसमें बहुत प्रसिद्ध शैलियाँ थी। और नागर मंदिर निर्माण के लिए नागर शैली का प्रयोग किया जाता था ज़्यादातर। अजंता की गुफाओं के लिए चित्र प्रथम शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी तक है। अजंता की गुफाएं हैं जो उनमें जो चित्र हैं वह 1ली सदी से लेकर 7वीं शताब्दी तक के हैं। इसकी जानकारी हमें मिलती है। तो हम देखते हैं कि इतिहास के स्रोत कौन कौन से हैं। वो हमने मेन सोर्स 3 थे, तो हमने तीनों को पढ़ लिया है। इन सोर्सेज से हमें पता चलता है कि हमारा इतिहास कैसा था, कैसी राज व्यवस्था थी, कैसी शासन व्यवस्था थी, कौन से शासक थे और
कौन कौन से उस समय अभिलेख हुए और किस किस ने वो अभिलेख उत्कीर्ण करवाए और उनका जनता पर क्या प्रभाव पड़ा, ये सब हमने इस पर देखा और उन अभिलेखों में क्या क्या वर्णन किया। देखिए, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको इस वीडियो को लेकर, जो मैंने इस वीडियो में पढ़ाया है उसको लेकर कोई भी प्रॉब्लम है, डाउट है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद भी आई है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी।